जय हिंद, नमस्कार। आपके चैनल अध्ययन प्रहरी पर आप सभी का स्वागत है। अपने इस चैनल पर हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। एक बहुत ही प्रतिष्ठित बुक है लूसेंट की बुक, जिसे आप देखते होंगे कि हर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला छात्र इस बुक को जरूर पढ़ता है। और इस बुक्स की अभी जो महत्ता है वो समाप्त नहीं हुई है। हालांकि हमें समय लगता है कि इस बुक की जो महत्ता है वो कम हो रही है, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव पे बता दूं कि अभी यूपी पीसीएस 2026, 2025, 24 और आरओ 2025 जो हुआ था, उसमें इस बुक ने दिखाया कि अभी इसकी महत्ता बरकरार है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि अगर यूपी पीसीएस में 150 प्लस जो क्वेश्चन आते हैं और आरओ में 140, मेरे अनुभव से लगता है कि आरओ में कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन हूबहू आए थे। और यही चीज़ें इसमें भी थी यूपी पीसीएस में। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसकी महत्ता समाप्त हो रही है? तो हम लोग अपने इस सीरीज में एक एक करके सारे विषयों को देखेंगे। अभी हमने पहला सीरीज उठाया है एंशिएंट हिस्ट्री का। एंशिएंट के बाद मेडिवल और मॉडर्न आएगा। तो इस बुक से आप यूपी पीसीएस के सॉल्व कर सकते हैं। बीपीएससी में तो बहुत असरदार है। आरओ के बारे में मैंने बताया कि इसे आप कमतर मत आंकिए। ये मत समझिए कि आज विभिन्न संस्थाएं अपने अपने द्वारा बताती हैं कि ये बुक पढ़िए, हमारे कोर्स लीजिए, कोई ऑथेंटिक बुक बताता है। आप इस बुक्स को अपने पास रखिए और निश्चित रूप से बार बार अध्ययन करिए इसका। ये बुक आपको आगे बढ़ने में के लिए पूरा साथ निभाएगी। आप इसे यूपीएसआई का एग्ज़ाम जो होने वाला है, लेखपाल, एसएससी जीडी और रेलवे, इन तीनों एग्ज़ामों के लिए तो ये ब्रह्मास्त्र है। आप जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, आप उसमें समझिए कि ये बुक आपको अन्य किसी बुक्स को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको यही बुक पूरा कंप्लीट करती है। तो हम बढ़ेंगे अपने इस विषय को आगे लेकर। अभी हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, इसके बाद मेडिवल और मॉडर्न। ज़्यादा समय न लेते हुए बढ़ते हैं हम अपनी सीरीज पर। इस बुक को आप भली बात जान रहे हैं, देखे होंगे, हर छात्र के पास होती है। तो अभी हम इसे एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि कुल 30-32 पेज की है। ठीक है, इसके बाद मेडिवल, आधुनिक। तो बढ़ते हैं अपने पहले लेक्चर की तरफ। अच्छा, मैं व्यक्तिगत अपना अनुभव बता दूं कि मैंने कभी इसको पढ़ा नहीं है बहुत ज़्यादातर, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने अभी 2025 के दोनों एग्ज़ाम दिए थे, यूपी पीसीएस और आरओ, तो मुझे समझ में आया कि इस परीक्षा के लिए या किसी भी परीक्षा के लिए इस बुक को कमतर ना आंका जाए। इसको ज़रूर पढ़ा जाए, अच्छे से पढ़ा जाए। जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना आपको सहयोग मिलेगा अन्य बुक को न पढ़ने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है डार्क, इसको कम कर देते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर और दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीपीय भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरत का देश कहा गया तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय की संज्ञा दी गई, अर्थात भरत की संतान के नाम से जाना गया। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से पुकारा। भारतीय इतिहास का अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। अर्थात 3 खंडों में विभाजित होकर इतिहास को हम देखेंगे। तो पहला है प्राचीन भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय की जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से
प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण या पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, इन 4 स्रोतों से आप एंशिएंट हिस्ट्री को समझेंगे। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेद कितने हैं? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पहला हम देखेंगे ऋग्वेद। काफी महत्वपूर्ण वेद है, जिसकी रचना सर्वप्रथम हुई थी। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसको ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। जो इसको पढ़ता है, जो व्यक्ति, उसे होत्र कहा जाता है। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्रा द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता, कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। जो गायत्री मंत्र हम लोग जानते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, ये तीसरे मंडल में है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। ठीक है। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चातुर्वर्ण्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों के से उत्पन्न हुए हैं। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों, विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। जिस वामनावतार के बारे में हम लोग जानते हैं कि इन्होंने 3 पग में ही पूरी पृथ्वी को नाप लिया था, इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में इंद्र के 250 तथा अग्नि देवता के 200 ऋचाएं की रचना की गई है। किसमें? ऋग्वेद में। और कुल रचनाएं कितनी थी? आपने ऊपर देखा 10,462। तो 10,462 में ही 200 अग्नि देवता के लिए और 250 इंद्र देवता के लिए। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अब दूसरा देखेंगे यजुर्वेद। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठककर्ता को क्या कहते हैं? अथर्वयु। अभी हमने देखा ऋग्वेद के जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? होत्र या होता। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में होता है। गद्य और पद्य में इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। इसकी जो रचना है गद्य और पद्य दोनों में की गई है। तीसरा है सामवेद। यह गाई जा सकने वाली, अर्थात ये गाकर, इस वेद का जो व्याख्यान है गाकर किया जाता है, वाली रचनाओं का संकलन है। इसके पाठककर्ता को उद्रात्र कहते हैं। ठीक है। तो अभी आपने देखा ऋग्वेद के लिए होत्र और अथर्वयु के लिए, यजुर्वेद के लिए और सामवेद उद्रात्र कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इस चीज को गौर करेंगे, परीक्षा में पूछ सकता है कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? सामवेद। ठीक है। ये ऐसा क्रोनोलॉजी में आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा कि एक तरफ दे देगा वेद और एक तरफ दे देगा जो इसके जो कहलाते हैं, जैसे ये हो गए, ये जो पाठककर्ता होते हैं, तो इनको क्या ऐसे दे देगा। अब मिलान करने के लिए 1 2 3 कर देगा, ऐसे मिलान करने के लिए दे देगा आपको। तो इसको याद करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। आजकल परीक्षाओं में वन लाइनर नहीं पूछ रहा, ज़्यादातर क्रोनोलॉजी तरह के एग्जाम क्वेश्चन एग्जामिनर जो सेट करते हैं,
तो थोड़ा रोचक भी रहता है याद करने में, आपको आसानी से याद भी हो जाता है लंबे अवधि के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है अथर्ववेद। सॉरी, 3 हो गया है, चौथा है अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि महात्म्य आदि विविध विषयों से संबद्ध मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है। किसको? सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है। ठीक है, अब ऐसे दे देगा, आपको याद करने के लिए है, अपना अपना आसानी से याद कर सकते हैं। प्रजापति तो सभा और समिति, तो हम लोग क्रोनोलॉजी बना के थोड़ा सा इसको डायग्राम के थ्रू याद करने में आसानी रहती है। ठीक है, कौन पुत्रियां थी? सभा और समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियां। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। यानी ये जो चौथा है अथर्ववेद और सबसे पहला ऋग्वेद, ये वाला। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। अर्थात वेदों को आप भली भांति समझ सकें, उनके बारे में और जान सकें, इसलिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। पहला कौन है? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। परीक्षा में आपको दे सकता है, इनमें से कोई 3 देगा और चौथा कुछ और दे देगा, पूछ लेगा कि इसमें से एक कौन सा वेदांग नहीं है। तो याद रखेंगे शिक्षा, ज्योतिष, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण। शिक्षा, देखिए शिक्षा, व्याकरण और छंद। ये हिंदी, आप हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में छंद भी रहता है व्याकरण के तहत, शिक्षा के तहत आएगा व्याकरण, और व्याकरण के तहत आएगा छंद। 3 याद हो गए। 3 याद आपको करने हैं, निरुक्त, कल्प और ज्योतिष, ये 6। ठीक है, अपने हिसाब से आप याद कर लीजिएगा इसको। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है। कहाँ से मिलता है? पुराणों से। इसके रचयिता कौन थे? लोमहर्ष ऋषि, इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। ये 2 लोग, लोमहर्ष ऋषि एवं इनके पुत्र उग्रश्रवा, इन लोगों ने पुराणों की रचना की। इनकी संख्या 18 है, अर्थात दोनों लोगों ने मिलकर 18 पुराणों की रचना की, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है, अर्थात राजतंत्र की व्यवस्था पाई जाती है इन 5 पुराणों में। किन्होंने इनका रचना किया? तो लोमहर्ष ऋषि तथा इनके पुत्र उग्रश्रवा ने इनकी रचना की। अच्छा, परीक्षा में पूछ लेता है कि कौन सा पुराण संबंधित वंश से है? तो विष्णु पुराण मौर्य वंश से, मत्स्य पुराण आंध्र एवं सातवाहन, वायु पुराण गुप्त वंश से। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है, जिसकी जो बातें हैं वो सत्य प्रतीत होती हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृति श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र, जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, किसको? स्त्रियां तथा शूद्र, इन दोनों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई थी। वे भी पुराण सुन सकते थे लेकिन पढ़ नहीं सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की। हीनयान का प्रथम प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके
संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी किससे प्राप्त होती है? कौटिल्य के जो उनकी जो अर्थशास्त्र नामक एक बुक है कौटिल्य की। हालांकि ये अर्थशास्त्र से ये मत समझिएगा कि ये अर्थशास्त्र के बारे में है, ये राजनीति शास्त्र के बारे में बुक थी। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। कश्मीर के इतिहास से किसका संबंध है? राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी को किसने लिखा था? कल्हण। आगे बढ़ेंगे। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा, लेखक कौन थे इसके? अली अहमद ने लिख किया था। अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा था, जो संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक थी। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कल्याण की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। और संभवतः जो ये पुष्यमित्र शुंग पतंजलि जो थे, ये कहाँ के रहने वाले थे? संभवतः ये गोंडा, उत्तर प्रदेश का एक जिला है गोंडा, यहीं के थे। फिर से देखना पड़ेगा। यदि आप लोगों को जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में करिएगा। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, यहाँ तक इसे हम इरेज कर देते हैं। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी अर्थात भारत के बारे में जो विदेशी यात्री आते थे तो वो इतिहास, भारत का इतिहास के बारे में लिख के जाते थे अपनी पुस्तकों में। टेसियस, यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है, अर्थात पूर्णतः सत्यता नहीं प्रतीत होती है इन जो विदेशी नागरिक आते थे इनकी पुस्तकों में। जिसमें टेसियस ये है, यह अविश्वसनीय है, इनका विश्वास करना वो है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेस्क्रिटस तथा आस्टिबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। मैगस्थनीज, यह सेलूकस निकेटर का राजू था। मैगस्थनीज जो था यह सेलूकस निकेटर का राजू था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। डाइमेकस, यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजू था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण मौर्य युग से संबंधित है। डायोनोसियस, यह मिस्र नरेश टालमी फिलेडेल्फस का राजू था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। अशोक के राज दरबार में कौन आया था? टालमी फिलेडेल्फस का राजदूत था कौन? डायोनोसियस। टालमी, इसने 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था, टालमी ने। प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी अपनी पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में वर्णित किया, लेकिन इसकी ये पुस्तक थी ये ज्ञात नहीं हो पाया। आगे देखेंगे
कुछ चीनी लेखक। अभी हमने देखा कि खाड़ी के देशों से कुछ लेखक आए थे, अब ये देखेंगे चीनी लेखक जो आते थे। फाहियान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपना विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसने मध्य प्रदेश की जनता की सुखी एवं समृद्ध बताया। मध्य प्रदेश की जनता को सुख एवं समृद्ध बताया। किसने? फाहियान ने। यह चीनी यात्री था और किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे बढ़ेंगे। अगला है संयुग्न। यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। तीसरे हैं हेनसांग। यह हर्षवर्धन के समय में आया। हेनसांग को याद करने का आसान तरीका ह से हेनसांग और ह से हर्षवर्धन, तो ह से मैच कर सकते हैं। के शासनकाल में भारत आया। हेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिशा में पहुंचा। पहली बार। भारत में 15 वर्षों तक रहकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला तथा नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी में मिलता है। जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज अर्थात हर्षवर्धन के समय का जो समाज था, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र। चौथा आया था इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। अभी तक हम लोगों ने ऊपर देखा खाड़ी के देशों को, जो खास करके ईरान से आए थे। फिर हमने चीन के देखा। अब हम देखेंगे अरबी लेखक। अल-बरूनी, यह मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई इसकी किताब उल हिंद या तहकीक-ए-हिंद, भारत की खोज जिसे कहा जाता है, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। किसके किताब पर? अल-बरूनी के तहरीक-ए-हिंद कहिए या किताबुल हिंद के बारे में। अन्य लेखक कुछ थे, जैसे तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। किसने? तारानाथ ने। कंग्यूर और तंगयूर। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा देखेंगे मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। अर्थात पांड्य जो शासक थे, उनके इतिहास को जानने के लिए मार्को पोलो की जो पुस्तक है उसमें उसका विवरण मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी, जिसमें 1400 ईस्वी पूर्व अभिलेख बोगस कोई, एक बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है ये। अब बोगास कोई, इसे एशिया माइनर कहा जाता है। वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नास्त्य, इनका उल्लेख मिलता है इसी बुक से, बोगस कोई। और ये यूपीएससी तक के परीक्षाओं में ये पूछा गया है कि किन वैदिक देवता का उल्लेख मिलता है बोगस कोई में। तो मित्र, वरुण, इंद्र, नास्ते। मित्र, वरुण, इंद्र, नास्ते। आगे बढ़ेंगे। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के बेस नगर विदिशा गरुण स्तंभ लेख से प्राप्त होता है।
थोड़ा इसे बड़ा कर लेते हैं। हाँ ठीक है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में होता है। हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष का जिक्र होता है, मिलता है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगोरा अभिलेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। भीतरी स्तंभ लेख से किसका जानकारी मिलता है? हूण आक्रमण के बारे में। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख, शासक कौन थे? भानुगुप्त, से प्राप्त होता है। रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। मंदसौर अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? रेशम बुनकरों की। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास का साक्ष्य मिलता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती हैं। प्राचीनतम सिक्कों को आहूत सिक्के कहा जाता है। आहत सिक्के, प्राचीनतम जो सिक्के थे उनको आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कारशार्पण कहा गया है। कारशार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? यवन शासकों ने सिक्कों पर लेख लिखने का। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। किसके? समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई, उसकी एक चित्र था जो मुद्रा पे उसने अंकित करवाया था, जिसमें वो वीणा बजा रहा था। तो इससे पता चलता है कि वो संगीत प्रेमी था। अरिकमेडु, जो पुडुचेरी के निकट एक स्थान है, से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध होता है। अर्थात मानव विकास का कोई लिखित विवरण जहां मिले उसे इतिहास कहा जाता है। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन का बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके, उसे आदि ऐतिहासिक कहा जाता है। ठीक है, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है। ज्ञानी मानव होमो सैपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का नव पाषाण काल में। तो मिलान में पूछ लेता है पहिए का आविष्कार और आग का आविष्कार, क्रोनोलॉजी ऐसे सेट करने के लिए दे देगा आपको। ठीक है, तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल और पहिए का नव पाषाण काल में हुआ, याद रखेंगे। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई। अर्थात यहाँ से ये मनुष्य को थोड़ा समझ आने लगा कि अब मुझे कहीं ठहरने के लिए अपना घर बनाना होगा। तो जैसे भी उस समय पेड़ के नीचे या कहीं ठहराव के लिए वो बनाने लगा। और सबसे पहले कुत्ता को उसने अपना पालतू जानवर बनाया, क्योंकि उसे शिकार करने में कुत्ते से काफ़ी मदद मिलती थी, इसलिए उसने अपना पहला पालतू जानवर बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया, लोहा नहीं, तांबा। उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। कहाँ से प्राप्त हुआ? अतिरम्पक्कम। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में आपने क्या देखा? पहिए का आविष्कार हुआ था और कृषि का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक काल, अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी। तो इतने में आप देखेंगे, इतने में आप सिर्फ इतने में देखेंगे क्या क्या चीज आपने नवपाषाण काल में देखा? पहिए का आविष्कार और आग का आविष्कार कहाँ देखा आपने? पूरा पाषाण काल में।
ठीक है। उसी तरह कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में, और इस प्रागैतिहासिक काल अन्न उत्पादक स्थल कौन सा था? मेहरगढ़। ठीक है। और कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी? गेहूं और जौ। इतने पॉइंट क्लियर हो गए हैं आपके। अब आगे बढ़ते हैं। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। कहाँ पे? पल्लावरम नामक स्थान पर। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर जिसे कहते हैं के बने थे। इसमें पूर्व प्रस्तर युग के। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। आगे बढ़ेंगे। इतिहास देखिए, अभी बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता। अभी तक हमने क्या देखा? प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, और कुछ जो भारत में आने वाले थे घूमने वाले व्यक्ति, और उन्होंने अपनी अपनी पुस्तकों में भारत के सामाजिक व्यवस्था का उल्लेख किया। सिंधु सभ्यता के बारे में रेडियो कार्बन सी जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईस्वी। कब? 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना गया। ठीक है। अर्थात ये जीरो, फिर जैसे हम लोग चलते हैं 1000, फिर 2000, फिर इस समय क्या चल रहा है? 2026। उसी तरह आप इधर बढ़ा लीजिए 1000, 2000, फिर 2350, अर्थात जीरो से लेके यहाँ तक ये माना गया है 1750 तक। यहाँ इसी के बीच में, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ इसके बीच में आएगा। मैंने इतना कन्फ्यूजन बना दिया कि आप समझ नहीं पाएंगे। 2350 यहाँ से लेके आप यहाँ तक मान चलिए। इस समय का जो था सिंधु घाटी सभ्यता का जो आयु माना गया है इस दौरान था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 2350 ईस्वी से 1750 ईस्वी पूर्व माना गया। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु सभ्यता को प्राकैतिहासिक अथवा कांस्य युग भी कहा जाता है। प्राकैतिहासिक और कांस्य युग कहा जाता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी थे। कौन कौन? द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुतकांगेडोर, पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर, उत्तरी पुरास्थल मांदा, और दक्षिणी पुरास्थल दाइमाबाद, जिसे अहमदनगर कहा जाता है, जहाँ पे आर्मी की ट्रेनिंग होती है महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरी सभ्यता थी। यह नगरी सभ्यता थी, यानी आज से लेके 1750 ईसा पूर्व से पहले की जो सभ्यता थी, जिसे हम लोग सिंधु सभ्यता के जो आकलन वर्ष माना जाता है उसका समय, तो वो नगरी व्यवस्था थी। क्यों? क्योंकि वहाँ नगरीकरण जो था वहाँ के सभ्यता में, वहाँ के समाज में था। सैंधव सभ्यता में से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़ा नगर की संज्ञा दी गई थी, जिसमें मोहनजोदड़ो जो सबसे बड़ा माना जाता था, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। लोथल एवं सुतकोदगा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग कहाँ मिले? कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नगार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानागार एवं एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा ऐसे था वो। ये 11.88 और ये 7.01 इसकी चौड़ाई थी। ठीक।
ये लंबाई इस आकार में था। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ अर्थात 3 मुख इनका था मूर्ति मिली। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान हैं। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। कहाँ से मिली नर्तकी की कांस्य मूर्ति? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा की, यहाँ पे आप देख लेंगे कुछ, ये भी भूल जाएगा नहीं तो। आयातित वस्तुएं और प्रदेश। तांबा कहाँ से आयात होता था? खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से। चांदी अफगानिस्तान, ईरान से। सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान से। टीन अफगानिस्तान और ईरान से। गोमेद सौराष्ट्र, लाजवर्थ मेसोपोटामिया, सीसा ईरान। अर्थात कुल मिला के आप ये देख सकते हैं इसमें, इस सूची में, इससे यह प्रतीत हो रहा है कि एशिया के देश जो थे, भारत का व्यवसाय जो था एशिया के देशों से ही ज्यादा था। आगे बढ़ेंगे। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। जो इनका जो वो था सिक्का था, उसमें एक सिंग वाले ही जो जानवर था, एक सिंग वाला ही था वो, उसका एक सिंग था। ठीक है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चनहुदड़ो से मिलते हैं। मनके सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाईं से बाईं ओर, अर्थात जैसे उर्दू लिखा जाता है वैसे थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर, दाईं से बाईं ओर, दाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति, ग्रिड अर्थात एक दूसरे को काटती हुई, घरों के दरवाजे खिड़कियां सड़क की ओर खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सैंधव वासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे, अर्थात गुड़ और चना का, चीनी का नहीं बल्कि शहद का प्रयोग। सैंधव वासी। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले। कहाँ से? रंगपुर और लोथल से चावल के दाने, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त होते हैं। सुरकोत्ता, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधव कालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, अर्थात इनके जो कंकाल है, इनका हड्डियां जो हैं वो कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन, लोथल और सुरकोत्ता से। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली गाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। आगे देखेंगे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से था। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है, अर्थात सूर्य की उपासना होती थी। सिंधु घाटी के नगरों में किसी मंदिर के अवशेष नहीं मिलते हैं, लेकिन मंदिर का अवशेष नहीं मिलता है, हालांकि सूर्य की उपासना इत्यादि होता था। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी, अर्थात मातृ पूजा ज्यादा होती थी, मतलब देवी की पूजा ज्यादा होती थी।
पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था, इनकी पूजा ज़्यादा होती थी। स्त्री मृण मूर्तियाँ अर्थात मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। कौन सा समाज था ये? सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक, अर्थात महिला का वहां पे ज्यादा बोलबाला था, ज्यादा मान सम्मान था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, अर्थात जो बर्तन होता था लाल रंग का, उसको काले रंग से उस पर डिजाइन होता था ऐसे, ठीक है, जैसे भी उनका डिजाइनिंग रहा हो, होता था। ठीक है। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन के एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य से भी किले से घिरा हुआ था। पर्दा प्रथा तथा वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। इससे पता चलता है कि काफी एडवांस सभ्यता थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थीं। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। काफी संशय आज भी बना रहता है कि उस सभ्यता का विनाश बाढ़ से हुआ, भूकंप से हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ, या किसी विदेशी आक्रमणकारियों ने समाप्त किया। ये अभी भी संशय का विषय है, लेकिन जो सबसे प्रमाणिक माना जाता है बाढ़ है। जैसे अभी आपने एक देखा होगा मोहनजोदाड़ो, एक मूवी आई थी ऋतिक रोशन की, उसमें बाढ़ का ही उल्लेख दिखाया गया है। आग से पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल नदी उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। प्रमुख स्थल नदी उत्खननकर्ता ऐसे है, इसमें डिवाइडेशन कर देते हैं। ठीक, तो हड़प्पा रावी नदी के तट पे दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप बस ने इनकी खोज की थी। कब? 1921 में। और कहाँ पे स्थान था ये? पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला। दूसरा है मोहनजोदड़ो, ये सिंधु नदी के तट पे था। राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी 1922 में। 1921 में दयाराम साहनी ने, 1922 में राखल दास बनर्जी ने। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला कहा जाता है। चुनहुदड़ो, ये भी सिंधु घाटी के सिंधु नदी के तट पे था। इसे गोपाल मजुमदार ने खोजा था 1931 में। ये भी सिंध प्रांत पाकिस्तान में था। कालीबंगा, ये घग्गर नदी के किनारे था। बीबी लाल एवं बीके थापर ने इनकी खोज की थी। ठीक, 1953 में। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला जो माना जाता है। कोट दीजी, ये सिंधु घाट नदी के तट पे था। फजल अहमद ने खोज किया था 1953 में। सिंध प्रांत खैरपुर था। रंगपुर, ये मादर नदी रंगनाथ रावत द्वारा 1953 में। गुजरात का काठियावाड़ जिला। रोपण सतलज नदी के किनारे यगदत्त शर्मा 1953, पंजाब का रोपण जिला। लोथल भोवा नदी के किनारे रंगनाथ राव ने। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे यगदत्त शर्मा ने खोजा था 1958 में। ये उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश से संबंधित था। सुतकागो डोर,
दाशक नदी के किनारे ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स ने 1927 में। बनमाली एवं रंगोई नदी के किनारे रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 में। धौलावीरा रविंद्र सिंह बिष्ट 1990, गुजरात के कच्छ का जिला माना जाता है। तो अभी हम अपने पहले लेक्चर में यहीं तक देखेंगे। अगले लेक्चर में फिर हम प्रस्तुत करते हैं आपको आपके लिए प्राचीन इतिहास का दूसरा लेक्चर। और इस बुक को आप लोग हमारे लेक्चर के साथ साथ तो सुनते रहिए, और पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप पे भेज देंगे। आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके आसानी से जितनी बार हो सकता है इसका रिवीजन करिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसे अनदेखा न करिएगा, क्योंकि हमने अनदेखा किया है इसलिए इसकी कमी को महसूस कर रहे हैं कि हमने कितनी बड़ी गलती की है। इस बुक को आप एकदम से रट जाइए। अगर आप रट जाते हैं तो मान के चलिए कि किसी यूपीपीसीएस को ही हम ले लेते हैं, 150 क्वेश्चन की परीक्षा होती है यूपीपीसीएस का प्री, जिसमें से आप अगर 30 क्वेश्चन मान लीजिए करंट निकाल दीजिए, बचे 120। 120 में से आप और कुछ निकाल लीजिए, 20 और निकाल लीजिए। मान के चलिए जो 100 प्रश्न हैं जीएस के, जितने भी विषय, इतिहास, भूगोल, राजनीति, विज्ञान, अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था जो है, तो इस बुक 100 क्वेश्चन से आप मान के चलिए कि 40 से 50 क्वेश्चन आपके लूसेंट से आने ही आने हैं, चाहे परीक्षा का पैटर्न जैसा भी हो जाए। 40 से 50 प्रश्न आपके लूसेंट से मिलेंगे ही मिलेंगे। और यदि आपने इस बुक को बढ़िया से पढ़ लिया है, हम एक काम और करेंगे, इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव जो बुक आती है इसकी लूसेंट की, उसको भी सॉल्व कराते चलेंगे। जैसे अभी आपने एंशिएंट हिस्ट्री जब जैसे ख़त्म होगा, उसके जस्ट बाद ऑब्जेक्टिव बुक देखेंगे। तो दोनों को हम लोग पैरेलल लेके जब चलेंगे तो आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और आप इस वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार देख लेंगे तो आपका मान चलिए कि 40-50 प्रश्न कहीं नहीं गए आपके यूपीपीसीएस, आरओ, यूपीएसआई, जितने भी जहाँ भी जीएस पूछा जाता है वहाँ पे। वनडे एग्जाम के लिए तो मान चलिए कि 60 से 70%। मैं तो ये बड़ी आयोग की परीक्षाओं के बारे में बता रहा हूँ कि 40-50 क्वेश्चन अर्थात 30 से 40%, लेकिन जितने वनडे एग्जाम उनके लिए तो 60 से 70%। आप ये लिख के ले लीजिएगा, इसी से आने हैं। तो इसे बहुत अच्छे से आप रिवाइज करिए। वीडियो को 2 से 3 बार 4 बार देखिए, और पीडीएफ डाल देंगे, उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से, और बार बार इसका रिवीजन करिए। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।